नमस्कार। पहलाग, जय हिंद। आज नमन है उन शिक्षकों को जिनकी वजह से आज हम या कोई भी इस स्थिति में आए हैं। अगर वो न होते तो हम लोग एक सही दिशा, एक सही समीकरण के साथ यहाँ पर नहीं बैठे होते। आज जो ये माध्यम है, जिस माध्यम से मैं पूरे विश्व के लोगों से, देश के लोगों से और प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूँ, ये भी किसी शिक्षक की वजह से आया है। क्योंकि आज 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस मनाने की भी बड़ी, जब मैं पढ़ रहा था इस चीज को, कि एक ऐसी परंपरा शुरू हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने कई चीजों का ज्ञान था और कई चीजें पढ़ के, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, वो उन शिक्षाविदों में थे उस समय जब शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा में वो मुकाम हासिल किया जो शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपना कार्य भी किया, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर उपराष्ट्रपति का पद हो। शिक्षक दिवस एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। पहले तो मैं नमन करूंगा उस शिक्षाविद को, उस महान विभूति को, जिसकी वजह से ये शिक्षकों को जो सम्मान मिल रहा है, चाहे साल में एक बार मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। आज भी लोग, बच्चों के मन में शिक्षकों के लिए एक सम्मान है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज छुट्टी है स्कूल में और मेरे घर में 2 बच्चे हैं। शिक्षक दिवस के लिए उनके अंदर जो चंचलता थी, जो उत्साह था, और शिक्षक दिवस के लिए उन्होंने जिस प्रकार से तैयारी की थी, मैं दूर से उनको देख रहा था। और अपनी बेटी का तो मैंने एक फोटो भी लिया था, मैं आपको स्टिकर में दिखाता हूं कि उसने कैसे शिक्षक दिवस के लिए एक फोटो तैयार किया था। और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो अपने बचपन में चले जाते हैं। ये हो नहीं रहा है। ये देखिए, तो मैं उस अनुभूति को महसूस कर पा रहा था जब हम बच्चे थे। तो वो उत्साह, वो जो सम्मान है, आज अगर प्राप्त हो रहा है तो उस एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है जिसने अपने शिक्षकों को बोला था सिर्फ मेरा सम्मान करने से क्या होगा। यहां तक पहुंचने में कई शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप उनके लिए भी एक कार्य करिए और उन चीजों को दर्शाइए जिन चीजों को वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दर्शाना चाहते थे। और आज जो ये एक परिपाटी पूरे देश में, सब राज्यों में, हर स्कूल में चलाई जाती है, वो सिर्फ इन महानुभावों के कारण है। अगर मैं अपने बचपन में लेके चलूं, क्योंकि चर्चा हम शिक्षक दिवस की कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने उसमें लेके चलूं बचपन में, तो जब से हमें होश संभाला, सबसे बड़ी शिक्षक जो होते हैं वो अपनी माँ होती है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हाथ पकड़ना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे पहनना है, कैसे खेलना है। ये सारी चीजें हमारी माँ हमको सिखाती है।
फिर आती है पिता की बारी। और पिता जो होते हैं वो हार्ड भी होते हैं। पिता जो होते हैं पहले बचपन में समझ में नहीं आते कि हमारे पिताजी ऐसे क्यों हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, मेरे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। तो ये चीजें महसूस होती हैं तब। तो माता पिता जो हैं सबसे बड़े शिक्षक हैं, और उसके बाद आती है हमारे पड़ोस के लोगों की, वो हमारे और शिक्षक होते हैं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमारे जो दोस्त हैं, बड़े भाई लोग हैं, बुआ लोग हैं, हमारा चाचा चाची हैं, हमारा काका काकी हैं, हमारे नाना नानी हैं, ताऊ ताई हैं, ये सब लोग हमारे शिक्षक हैं। गांव पूरा का पूरा हमारा शिक्षक है, क्योंकि वो उस जगह की शिक्षा देता है, उस समाज की शिक्षा देता है। वो समाज निर्धारित करता है जिस परिवेश में हम पैदा होते हैं, जिस परिवेश में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जब मेरी बेटी ये बना रही थी अपने शिक्षक के लिए तो बहुत बढ़िया लगा। बड़ी बेटी ने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था अपने क्लास के लिए। छोटी बेटी की जो कि आप कम से कम संसाधनों में क्या आप अपने शिक्षक को देना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है। और हमारे समय में जब मैं अपने बचपन में जाता हूँ तो हम पत्र लिखा करते थे, या ग्रीटिंग कार्ड कोई आता था एक आध रुपये जो उस समय के हिसाब से था, तो उसको हम दिया करते थे। अब आज तो केक का जमाना आ गया है, केक काटना। हमारे समय पे ये चीजें नहीं थी। परिवर्तन बहुत जरूरी है जीवन में। तो शिक्षक का सम्मान तब भी था, शिक्षक का सम्मान आज भी है। लेकिन क्या सरकारें शिक्षकों का सम्मान कर रही है? जिनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए वो शिक्षक हैं, क्योंकि आज नीचे से लेके सर्वोच्च पद तक जो व्यक्ति गया है वो भी प्रत्येक शिक्षक के माध्यम से ही गया है। तो जिस प्रकार से आज हमारे समाज में, हमारे पूरे देश में हर किसी के लिए एक सम्मान का पद है। अगर मैं नीचे से शुरू करूं, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईएफएस हो, चाहे सेक्रेटरी लेवल हो, चाहे आपका मंत्री लेवल हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री लेवल हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति का पद हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने शिक्षकों के लिए कोई पद बनाया ही नहीं। मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल में किसी व्यक्ति का, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया बात कर रहा था। बोला अगर मेरा बस चलता तो मैं एक ऐसी पद बनाता, एक ऐसा सम्मान बनाता जो वाकई में समाज को परिवर्तित कर सकता, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज परिवर्तित नहीं हो सकता। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शिक्षक। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये पद बने हैं उसी प्रकार से इंडियन टीचर सर्विस बनानी चाहिए थी, जिसमें हम अपने शिक्षकों को सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। तो अगर हम आज उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम किसी न किसी को अपना आइडल मानते हैं। शिक्षक से ही लोग प्रभावित भी होते हैं। चाहे मैं अपने बच्चों को देखूं या दूसरे के बच्चों को देखूं, अपने माँ बाप का कहना उतना नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसके शिक्षक ने कह दिया कि आज छुट्टी नहीं है, जबकि आज छुट्टी है, तो वो जिद पे अड़ जाएगा कि आज छुट्टी नहीं है, हमारी क्लास टीचर ने कहा है। तो ये मनोभाव होते हैं एक बच्चे के जो सच्चा है। तो शिक्षकों को सम्मान देना जरूरी है। उसी प्रकार से हम लोग अपने आइडियल जो है वो बनाते हैं। तो बचपन में हमारे आइडियल सबसे ज्यादा हमारे शिक्षक ही होते हैं। मैं तो खुद शिक्षाविद के परिवार से आता हूँ, हमारे पिताजी शिक्षक हैं, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब अब लोग समाज में, जब अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, तो अब जब मैं समाज के बीच में जा रहा हूँ, और तब जब मैं बच्चा था तब इतनी समझ नहीं थी, लेकिन एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक की क्या नैतिकता है, वो सब मुझे अपने पिता से सीखने को मिली। क्योंकि शिक्षक अपने आप में एक
संपूर्ण ज्ञान है, ग्रंथ है, अपने आप में एक शास्त्र है। क्योंकि ये चीजें हमें तब महसूस हुई जब मैं एक घटना आपको इसमें बताना चाहूंगा। बीच में मैं जब अभी गांव गया था, तो मेरे गांव से तीसरा गांव जो है, वहां पर एक जहां हमारे पिताजी टीचर थे, वहां से 2 महिलाएं मुझे जानती थी, मेरे पिताजी को जानती थी। जब हमने उनके यहाँ पानी वानी मांगा, वहां से परिचय मांगा, तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी वो हैं, हमें पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो तब बड़ा सम्मान की बात होती है कि लोग शिक्षकों को आज भी याद रखते हैं। तो मेरे तो आदर्श ही मेरे पिता हैं। जिस प्रकार से हर व्यक्ति दुनिया में किसी न किसी को आदर्श मानता है, मैं तो अपने आदर्श जो है वो पिता को ही मानता हूं। क्योंकि आज इस जगह पे मैं हूं तो मैं सिर्फ अपने पिता की वजह से हूं, अपने माता पिता की वजह से हूं, अपने कुटुंब और परिवार भाई बंधुओं की वजह से हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पिता का है, शिक्षक के रूप में। तो ये चीजें हमने जब देखी हैं, महसूस की हैं, तो शिक्षा को हम तक पहुंचाने का कार्य शिक्षक का है, नैतिकता को हमारे अंदर लाने का कार्य शिक्षक का है। हमें उस रेगिस्तान में नींबू पानी के नाम पे हमारे मुंह में वो जीवन जीने के लिए जिस प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं, वो लाने का कार्य शिक्षक का है। मैं अपने बचपन में जाता हूं तो मैं आज मैं पूरी कहानी अपने बचपन से ही शुरू करूंगा कि मैं अपने बचपन में हम लोग कैसे कैसे शिक्षकों के साथ गुजारे हैं। आज मैं उनको नमन भी करूंगा, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे भी हैं। जब मैं अपने घर से निकला, पहली बार स्कूल गया, तो एक हमारे जो प्राइमरी स्कूल बिशुना खान है, जो मेरे घर के ठीक सामने है, वहां पर हमारे शिक्षक थे हयात सिंह माँ साहब। एक शिक्षिका और थी, उनका नाम नहीं है मुझे याद, लेकिन हयात सिंह माँ साहब का नाम इसलिए याद है, हयात सिंह भंडारी जी थे वो, उनका नाम इसलिए याद है कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर व्यक्ति के, हर बच्चे के घर में कौन कैसा है, कितना पढ़ रहा है, कितने वो उस चीज को कर रहा है, वो सब उनको जानकारी रहती थी। वो एक ऐसे शिक्षक थे हमारे क्षेत्र के जिनको हर कोई उस समय पे, मैं 1990 की 88, 89, 90 की बात कर रहा हूँ, उस दौर में हर कोई उसको करता था। उस समय वो हमारे सबसे बड़े शिक्षक थे, सबसे प्राथमिक शिक्षक थे। हमें बहुत डांटते थे, बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन उस डाइवर्सिटी का शिक्षक होना आसान नहीं है। फिर हम बात करते हैं अपने ही, मेरे परिवार का पूरा कुटुंब जो है लगभग शिक्षक वर्ग में ही है। तो मैं अपने कुटुंब में ही कहूंगा कि चाहे मेरे ताऊजी थे, चाहे हमारे गुरु थे, चाहे हमारे चाचा लोग थे, चाहे हमारे एक अन्य ताऊजी थे, वो भी शिक्षक थे। उनको भी शिक्षा में बहुत महारत हासिल थी शिक्षक होने के बाद किसी भी सब्जेक्ट में। तो लोगों को सिर्फ निर्देशित ही नहीं करते थे, उनको गाइड भी करते थे। फिर हम जब स्कूल में पहुंचे, कॉलेज स्कूल पहुंचे, तो ये चीजें धीरे धीरे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे शिक्षक भी बदलते चले जाते हैं। उसके बाद चाहे जब हम 5वीं के बाद पहुंचे स्कूल, 6ठी और मिडिल में, तो वहां पे हमारे शिक्षक बदल गए। शिक्षक बदले तो पिताजी भी थे, और पिताजी के साथ साथ टंडन जी थे, जुगरिया जी थे, मिश्रा जी थे, बुखरिया जी थे, अवस्थी जी थे, और हमारे पुरुषोत्तम माँ साहब थे, पद्मादत्त माँ साहब थे। तो ये सब लोगों ने हमारे जीवन में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, हमको एक दिशा दी है, हमको एक आज जिस स्थिति में है वो सब सम्मानजनक जीवन दिया है। फिर हम जब हाई स्कूल में पहुंचते हैं, बिष्ट जी थे, और हमारे जो वहाँ के माँ साहब, दुआ सिंह माँ साहब थे, श्याम सिंह माँ साहब थे, अभी मिला हूँ मैं उससे, इसी छुट्टियों में मिला हूँ। तो जो जिस आत्मीयता से उन्होंने हमें गले लगाया और आज कहा कि यार हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे साथ के बच्चे जो हैं, हम जिनको हमने पढ़ाया, हमने डांटा, वो आज इतने आगे पहुंच गए हैं कि वो हम सब का सम्मान कर रहे हैं, हम सब की बातें कर रहे हैं, हमें बड़ा गर्व होता है। फिर हम जब मिलते हैं अपने कॉलेज में,
कॉलेज जब हम इंटर कॉलेज में मिलते हैं तो इंटर कॉलेज में हमारे शिक्षक फिर बदलते हैं। उस समय पे हिंदी वाले हमारे जोशी जी आते हैं, जिसमें मुझे पहली बार डिस्टिंक्शन क्या होता है ये देखने को मिला था। डूंगर सिंह वहाँ साहब तो ठीक थे, कार्की जी थे हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं, और एक हमारे बनेरू जी थे जो वाकई में जिन्होंने स्कूल की दिशा और दशा बदली थी। तो वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक थी कि यार एक व्यक्ति आके उस स्कूल की भी दशा बदल सकता है जहाँ पे बच्चे चौथी के बाद भाग जाते थे या पढ़ने ही नहीं आते थे, और आज पूरा का पूरा स्कूल वहां पे खड़ा है। दूसरा, जब हम ट्वेल्थ में दोबारा रिपीट हुए, जब मैं ट्वेल्थ में फेल क्या हुआ, हमने जानबूझ के फेल हुए कि यार कॉलेज नहीं जाना, स्कूल में ही रहना है, सारे दोस्त तो यही हैं, सब कुछ छूट जाएगा, वो बचपन छूट जाएगा, वो खेलने का छूट जाएगा, वो अपनापन छूट जाएगा। तो उस समय पे एक हमारे टीचर आए, वो टीचर मैथ्स के थे, और वो टीचर के साथ हम लगभग 8 या 9 महीने रहे होंगे, लगभग इतने ही रहे होंगे। लेकिन आज मैं इसलिए जो एक वर्ड यूज किया, राजस्थान में आपको नींबू की याद आ जाए तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। जिस गणित से हम इतना भागते थे, खाती जी थे हमारे अंग्रेजी के टीचर, उसके बाद हमारे एनसीसी के टीचर जो थे हमारे धामी जी थे। तो जितने भी हमारे शिक्षक आए, चाहे हमारे संस्कृत के टीचर हमको पहले पढ़ाते थे भट्ट जी थे, उनकी मृत्यु हुई, और जब मैंने चुनाव लड़ा था तो उन्हीं का लड़का मेरे साथ खड़ा था। और हमारे जो मित्र आए उस समय पे, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक व्यक्ति निस्वार्थ आया है। तो उनके पिताजी जो थे हमें हमेशा एक दिशा देते थे। तो मुझे याद आ रहा है, तो एक बार हम क्लास में बैठे हुए थे, तो क्लास में जब बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि भाई आज हम पढ़ाई नहीं बातचीत करेंगे। हमने कहा ठीक है, पढ़ाई नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो सेकेंड ईयर ट्वेल्थ चल रहा था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर कोई आदमी पैदल चले तो उसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? हमने कहा कि पानी की। तो पानी अगर नहीं मिल रहा तो क्या करोगे, कैसे आपको पानी की अनुभूति होगी? हमने कहा अनुभूति होने के बाद तो पानी दिखना चाहिए। अब जब हम उस जगह पे बैठे होते हैं, शिक्षक क्वेश्चन पूछता है तो बड़ी बारीकी से उस चीज को पढ़ के समझ के अपने अनुभवों से वो चीज बताता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रेगिस्तान में बहुत प्यास लगी है आपको, और उस प्यास को आपने बुझाना है, चाहे क्षणिक के तौर पे चाहे देर से, तो आप एक चीज कर सकते हो। उस टाइम पे अगर आप नींबू की बात करो तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो आपका गला जो है वो तर हो जाएगा। तो पहले तो हम समझे नहीं, फिर उन्होंने समझाया कि किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय में आपकी तल्लीनता इतनी होनी चाहिए, जैसे रेगिस्तान में आपके मुंह में पानी लाने के लिए, लार लाने के लिए हम नींबू की बात करते हैं, जैसे आप नींबू के बारे में सोचोगे आपके मुंह में लार आनी शुरू हो जाएगी। तब हमें समझ में आया कि गणित इतना कठिन नहीं है। तो गणित कठिन न होने की वजह से जो गणित हमने पूरे 12 साल स्कूल पढ़ते हुए नहीं समझ पाए, वो हमने समझा सिर्फ उन 8 महीनों में। और उस 8 महीनों का नतीजा ये रहा कि जब गणित के क्वेश्चन हमें समझ में आ गए, और जब हम भर्ती में गए सेना की, तो वहां पे मैट्रिक्स, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित, रेखागणित, इनके जो सवाल आए थे ना, वो मैं पूरे करके आया। जो बच्चा पूरे 12 साल गणित से भागा, गणित सब्जेक्ट से डरा, एक वो डर था हमारे अंदर गणित का कि अब क्या होगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे अंग्रेजी हो। हिंदी मीडियम से पढ़ते, खाती जी हमको समझाते रह गए गणित अंग्रेजी में कि अंग्रेजी इतनी हार्ड नहीं है। मेरे साथ के लड़के गौरव, चाहे बलवंत, चाहे बीजू, चाहे और निर्मल, ये सब लोग अच्छे थे अंग्रेजी में, ये सब लोग अच्छे थे गणित में। हम इनकी कॉपी किया करते थे। लेकिन वो माँ साहब जो आए थे, यादव जी, उन्होंने हमको जो प्रेरित किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमसे कहा कि गणित इतना हार्ड नहीं है। फिर अब हम, ये तो थे स्कूल लाइफ। कॉलेज में जब हम चले गए
तो कॉलेज हम बीएससी कर रहे थे और हमें एक शिक्षक इतने पसंद थे कॉलेज के, उनका नाम है ब्रजेश पांडे जी, जो प्रोफेसर थे। और जो वो प्रोफेसर ऐसे प्रोफेसर थे, जिस प्रोफेसर को हमने ये, आज भी मुझे उनके सूक्त याद हैं, उनको ये कहते सुना था कि आपके जीवन में ये हर जगह काम आएगा। जैसे अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो वो कहते थे, अर्थशास्त्र में एक चीज सिद्धांत है कि बचत का मतलब होता है आय बराबर खर्च, यानी आपकी बचत उतनी होगी जितनी आपकी आय होगी और उसमें से जो खर्च जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स की भाषा में ये समझेंगे कि जितना आपका प्रोडक्शन होगा तभी वो चीज सक्सेस है जब उसकी मांग होगी, और अगर जिस चीज की जितनी ज्यादा मांग होगी तो आपकी आय उतनी बढ़ेगी। अब मांग ज्यादा होने से, आय बढ़ने से हमें ये फर्क पड़ता है कि जीवन में जो है आपकी अगर महत्व ज्यादा है किसी भी चीज में तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब अपने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था उसको पढ़ने के लिए हम लोग स्पेशल जाते थे कि उस पद्धति को हम सीख सके। अगर इस क्लास के अंदर जगह भी नहीं होती तो हम खिड़की में खड़ा रहते थे। खिड़की में हम 3 लोग थे तो तीनों उसको पढ़ने के लिए जाते थे। तो कॉलेज का ये दौर जो होता है बड़ा जीवन में अंतर देता है हर किसी व्यक्ति के। हर कोई व्यक्ति उस दौर से लगभग गुजरता है तो उनको बहुत अंतर मालूम पड़ता है कि कैसे जीवन आगे जाएगा, कैसे अब आगे की क्रियाकलाप होंगे, कैसे जीवन में हम अपने आप के ऊपर हम अब निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, माता पिता से अब दूर होना पड़ेगा, अपने पाँव पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो सब चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद हम जब सेना में गए तो सेना में तो शिक्षक ही शिक्षक है, क्योंकि हर मोड़ पे आपको शिक्षक मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जब आप उस शिक्षक से बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो फायरिंग का हो, चाहे ड्रिल का हो, चाहे आपके डिसिप्लिन का हो, चाहे आपके सब्जेक्ट का हो। तो सेना एक दिशा में कार्य करती है और वहां से बहुत कुछ जीवन का परिदृश्य परिवर्तित हो जाता है। हमारे बुआ लोग जो थे, उनके जो फूफा जी लोग थे, वो एक हमें शिक्षक का बहुत अच्छा महत्व समझाते थे कि कैसे जीवन को जीना है। तो जब आप बड़े होते चले जाते हो तो फिर आपके पास ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, और जैसे माहौल में आप जीते हो उसी माहौल के हिसाब से आपका व्यक्तित्व विकसित होता चला जाता है। क्योंकि अगर मैं सन 2004 की बात करूं तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला सेना के अंदर जिन्होंने बोला कि शिक्षा को कभी मत छोड़ना, पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, चाहे अपने सब्जेक्ट से पढ़ो, अपने ट्रेड से पढ़ो, अपने समाचार पत्र कभी मत छोड़ना पढ़ते हुए, समाचार पत्र। और यकीन मानिए वो उस व्यक्ति का वो कथन कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है ये मैटर नहीं करता, आप उसको कितना सीखना चाहते हो ये मैटर करता है। तो अब वहां पे एक कहानी आती है, जब मैं एसीसी का एग्जाम दे रहा था तो उस टाइम पे जो आर्मी कैडेट कॉलेज होता है अफसर बनने का, तो अंग्रेजी हमारा बड़ा वीक था। अंग्रेजी में हम इसलिए वीक थे कि हमें आती नहीं थी, ना ग्रामर आता था ना बोलना आता था। तो उस समय जब हम एमसीएमई में थे तो उस समय एक व्यक्ति आया, वो हाई स्कूल इंटर थर्ड क्लास, बीए इंग्लिश से थर्ड क्लास, एमए इंग्लिश से थर्ड क्लास, और वो आज के टाइम में इंग्लिश लिटरेचर का पीएचडी करने के बाद बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने इतना ही कहा कि जिस दिन आप सोच लोगे कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप बोलना शुरू कर दो। आप पेड़ पौधों से बोलो, आप पत्तों से बोलो, आप चित्रों से बोलो, और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक पेपर का एक टुकड़ा नीचे गिरा हुआ जिसमें किसी ने बड़ा पाव खाया हो या कुछ बड़ा खाया हो, अगर वो भी दिखता है और आपको लगता है कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए तो उसको पढ़ो। तो वहां से अंग्रेजी के प्रति जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो एक भाषा है और भाषा सीखने में हमें लग गए लगभग 21-22 साल। तो वो भी एक हमारा वो शिक्षक है जिसने हमें पूरा परिवर्तित किया पूरी तरह से, और फिर हमने अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजी बोली, अंग्रेजी लिखी और उस एग्जाम को पास किया। पास करने के बाद जब हम एसएसबी में गए तो मेरे से जो इंटरव्यू में पूछा गया कि आप
जब हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि भाई कैसे कैसे आप लोग आगे हो। तो उन्होंने मेरी जब स्कूल लाइफ के बारे में पूछा तो मैंने उनको ये बताया कि अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरा ठीक था, बायोलॉजी मेरी ठीक थी, हिंदी मेरी ठीक थी, इतिहास मेरा ठीक था, भूगोल मुझे बहुत अच्छा आता था, लेकिन मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होते थे इंटर में। तो सबसे ज़्यादा डर मुझे मैथ्स, फिजिक्स और अंग्रेजी में लगता था। मैथ और फिजिक्स हमने 12th के सेकेंड ईयर में जब रिपीट किया था उसमें कवर कर लिया था। तो अब उन्होंने बोला कि क्यों ऐसा होता था, तो हमने उसको जो पूरा वृत्तांत सुनाया था वो हमारा लगभग 1.5 घंटा का इंटरव्यू चला था, इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन इलाहाबाद बोर्ड। मैं सैल्यूट करता हूँ उन सेना के अधिकारियों को भी और उन जेसीओज को भी और एनसीओज को भी जिन्होंने मुझे शिक्षक के तौर पे, तो जब मैं अपनी लास्ट एसएसबी कर रहा था एसीसी की, तब लास्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर में जो बोर्ड बैठा था वहां पे जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा कि यू आर द बॉर्डर लाइन केस बट यू आर द समथिंग रिगिड एंड यू आर वेरी गुड इन सिविल सेक्टर। तो बात मुझे आज भी याद है कि जब हम किसी चीज, सामने वाला आपको साइकोलॉजिकली, सामने वाला आपको इमोशनली और सामने वाला आपको कैसे भी परख लेता है, तो ये चीजें बहुत होती हैं जीवन में। फिर वहां से जब बाहर निकलते हैं, सेना से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आप जब आज में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है तो राजनीतिक जीवन में मैं अपने आप नहीं आ पाया। यहाँ भी हमारे शिक्षक बने। अगर मैं मुझे तो इतना पता था कि राजनीतिक जीवन में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही रहा है, लेकिन खुल के मैं कभी सामने नहीं आ पाया। कॉलेज में भी मैं चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन फाइनेंशियली मेरे पास इतना स्ट्रांग वो नहीं था। लेकिन इस बार जब मैंने हिम्मत करके लड़ाई लड़ी, तो उससे पहले का छोटा सा एक कहानी ये है कि हम कहीं पे बैठे हुए हैं, मेरे यहाँ झंडे नहीं लग रहे, मेरे यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, मेरे यहाँ आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं एक जो अस्थायी ऑफिस था पार्टी का वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ पे मुझे अपने, जब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो नवीन भट्ट जी मुझे मिलते हैं और कमल नयन जोशी जी मुझे मिलते हैं, तो उनसे मेरी जान पहचान होती है। फिर जो यहाँ के हमारे विधायक हैं, अभी भी हैं, तो उनके घर में किसी मुद्दे के ऊपर जाता हूँ तो लगातार जाता हूँ कि मैं उनसे देखता हूँ कि वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अधिकारियों को कैसे उस चीज़ के लिए सॉल्व, किसी भी समस्या को सॉल्व करने की बात करते हैं। तो वो चीज़ें मुझे बड़ी सीखने को मिलती हैं। तो वहाँ से इंटरेक्शन होता है मुझे नवीन भट्ट जी और कमल नयन जोशी, क्योंकि ये मेरे सर्वप्रथम राजनीतिक गुरु यहाँ पे माने हैं। मैं इनको हमेशा गुरु की उपाधि देता हूँ क्योंकि इन्होंने वाकई में मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं इनके साथ रहा, इनके साथ मैंने समय व्यतीत किया, इनके साथ में रहा, तो इन्होंने गलत वाले सिस्टम में भी हमको अच्छा सिखाया कि कैसे लोगों का सम्मान करना है, कैसे लोगों का मान सम्मान करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, महत्वाकांक्षाएं कहाँ पे होती हैं, आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे इन 2 गुरुओं से मिली और आजीवन ये मेरे राजनीतिक गुरु रहेंगे। आज हम अलग दिशा में हैं, वो कई कारण होते हैं, क्योंकि अंगिता भंडारी हत्याकांड के बाद हम धीरे धीरे उन सिस्टम से दूर होना शुरू हो गए था मैं, जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं, हम पहाड़ियों के लिए लोग नहीं लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे, आज की परिदृश्य में मैं कहूँ कि चाहे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं जिस संगठन में काम करता हूँ मैं सबसे छोटा हूँ वहाँ पे, क्योंकि सभी का उम्र और तजुर्बा जो बहुत ज्यादा, जैसे हरीश रावत जी का तजुर्बा है, ये आंदोलनकारी बहुत बड़ा है, चाहे विनोद साई जी हैं, उनका तजुर्बा और ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं, चाहे भगवंत राणा जी हैं, उनका तजुर्बा बहुत बड़ा है, राजेंद्र कांडपाल जी हैं, हिमांशु जोशी जी हैं, और सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़े हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस परिदृश्य में भी आज उस समाज की बात लेके चल रहे हैं, उस पहाड़ी समाज का जो प्रथम यहाँ का मूल निवासी है। तो ये चीजें हैं, जब हम अपने परिदृश्य में देखते हैं कि शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है और आपको दिशा कैसी दे रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपने प्रेरणा के बारे में बात करें, चाहे हम अपने परिदृश्य के बारे में बात करें, तो कुल मिला के हमारे आदर्श जो हैं, जो हमारे शिक्षक रहे हैं, और मेरे पिता तो खुद शिक्षक रहे हैं, और उनके साथ मैंने शिक्षक वर्ग की गतिविधियां देखी हैं, शिक्षक वर्ग का जो संघर्ष देखा है अपने छात्रों के लिए, क्योंकि वो अपना सर्वस्व वहां पे देते हैं। और हमें जब मैं पहले फर्स्ट में वीडियो में बोला कि हमें किस प्रकार से गर्व की अनुभूति होती है
जब अब मैं समाज में जाता हूँ या जब मैं घर जाता हूँ या कहीं भी पुराने लोग मिलते हैं, जैसे कल ही मिले थे मुझे, जहाँ हमारे पिताजी टीचर थे वहाँ पे का एक छात्र मिला मुझे, और वो जिस गर्मजोशी से हमें मिला, तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि आपके पिता की छवि आप में दिखती है। तो मुझे बड़े ही गर्वान्वित महसूस हुई, क्योंकि प्रेरणा हमारे लिए हमेशा हमारे पिता रहे हैं। माताजी ने बहुत संघर्ष किया है जीवन में हम लोगों को इस स्टेज पे लाने के लिए, लेकिन जो प्रेरणा हर व्यक्ति का एक वो होता है कि उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पिता हमारे आदर्श हैं और वो शिक्षक भी हैं। तो आज का परिदृश्य अगर हम देखें, आज का प्रेजेंट परिदृश्य, यहाँ पर शिक्षक चौक डाउन करके हड़ताल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका जो प्रमोशन है सरकार बेचना चाहती है। जो पीसीएस माध्यम से या यूकेएस जो भी माध्यम है, हम सरकार के माध्यम से जो उनकी उपलब्धता है, जो उनका संघर्ष है, सरकार बेचना चाहती है ताकि अपनी जेब भर सके, अपनी पार्टी की जेब भर सके, चुनाव लड़ सके। क्योंकि अगर आप इस चीज को बड़े स्केल पे देखोगे तो बाहर के लोगों को यहाँ पर लाके बसाना, वो इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। हम शिक्षक वर्ग के साथ खड़े हैं और मैं उस कर्मचारी वर्ग के साथ भी खड़ी हूँ, उसमें सारे लोग आ जाते हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। जब मैं बुद्ध पार्क में धरने पे बैठा था तो उस धरने पे मैंने ये चीज महसूस की, देखी वहां पे कि 1994 में जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो जो हमारा सरकारी विभागों का वर्ग है वो पूर्णतया इस आंदोलन में था। उन्हीं की वजह से अगर हम कहें कि आज राज्य आंदोलन में उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला है, तो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो वो एक इंक्रीमेंट ज्यादा पाने के लिए, मतलब एक इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, उसके लिए वो लोग वहां पे धरने पे आए थे। तो हमने उनके धरने को सपोर्ट किया था और आज समझ में आता है कि जब हम उस चीज को उस जगह, तो बड़ा दुख होता है कि सरकार चाहती क्या है, यहाँ के शिक्षकों के ऊपर बाहर के लोगों को आके बैठाना ताकि शिक्षा का बंटाधार हो सके। अगर हम 1994 की बात करें, जो हम सुनते थे, हम तो छोटे थे लेकिन हम सुनते थे कि बाहर के उस व्यक्ति को भी टीचर बना दिया गया है जिसके पास उस शिक्षा से संबंधित या उस विषय से संबंधित एक रत्ती भी जानकारी नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश का माहौल हो रहा है और सरकार बाहर के लोगों को हमारे पर बैठाना देना चाह रही है। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन इसी शिक्षक दिवस के ऊपर आज चाहे चॉकडाउन चल रहा है शिक्षकों का, चाहे वो निदेशालय में हड़ताल पे है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर सरकार का फेलियर है। उनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए और शिक्षकों को सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन और प्रिंसिपल पद में पदोन्नति देनी चाहिए। हम अगर आंदोलन करना पड़े तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं। हमको नहीं चाहिए बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति जो उस लायक नहीं हो, लेकिन वो पैसे के दम पे, पावर के दम पे, राजनीतिक पहचान के दम पे उस पद पे पहुंचा हो और उसके बाद वो पूरा सिस्टम का बेड़ा गर्क करे। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जो हमारे बच्चों का भविष्य वो अंधकारमय होगा। तो इस शिक्षक दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा वार्तालाप शिक्षक दिवस पे है और मैं खुद शिक्षक परिवार से आता हूँ। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ शिक्षकों का, जब वो मिलते हैं मुझे, जब वो दिखते हैं मुझे। तो आज अगर हम जाएंगे, जब हम बाहर जाएंगे तो एक हमारा मीटिंग है शिक्षक वर्ग के साथ, तो वहाँ पे अगर मृगेश पांडे जी आएंगे, अवस्थी जी आएंगे, तो तब मैं आपसे तब भी लाइव डिस्कशन करूंगा कि कैसे इन लोगों ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है। और हमारे पिताजी तो हमारे सदैव आदर्श हैं, हमारे माता हमारे साथ हमेशा हैं, तो हम नमन करते हैं ऐसे शिक्षकों को। और मैं अपने बच्चों का जो ये चित्र है और जो कल बच्चों की जो उत्सुकता थी, और कल ही उन्होंने शिक्षक दिवस मना दिया था, उन्होंने काफी बड़े स्केल पे सारे स्कूल के बच्चों ने मिलके बनाया था। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के दौर में भी उन्होंने वो सम्मान, वो जो प्रतिज्ञा है और वो जिस प्रकार से अनुभूति उन्होंने प्रदान किया, वो बहुत बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहला
जय हिंद। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू की तरफ से आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।